और इसी पर हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि परिसीमन एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुद्र प्रताप सिंह जी आपका नेटवर्क 10 में। वोटिंग हुई, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर चली। सबसे पहले राहुल गांधी को सुना गया। राहुल गांधी ने अपनी कहानी भी सुनाई, उन्होंने अपने तर्क दिए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा वो परिसीमन रहा, क्योंकि आप परिसीमन एक्टिविस्ट भी हैं। जरा विस्तार से समझाइएगा परिसीमन का महत्व संविधान में। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जब शुरुआती दौर में अमित शाह जी बोल रहे थे तो उन्होंने परिसीमन पे बहुत व्यापक बातें रखी, अपना सारा पक्ष रखा। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब ये पूरा बिल परिसीमन पे था तो उसको महिला आरक्षण की आड़ में क्यों पेश किया जा रहा है? इस पे स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए थी और बड़ी चर्चा होनी चाहिए थी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लंबे समय से इस पे काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इसको लेकर के अवेयर ही नहीं रहे हैं, इसको जानते ही नहीं। इस बिल को 50 सालों से टाला गया है। 50 साल से इस बिल पर रोक लगी है। जैसे आज चर्चा हुई कि इस पे रोक कब लगाई गई, इमरजेंसी के दौरान रोक लगाई गई, फिर उसको 2001 में बढ़ाया गया। जब इतना महत्वपूर्ण बिल था तो इसके लिए लंबा टाइम लेना चाहिए, इस पे पूरी तरीके से चर्चा होनी चाहिए। जैसे आज आप उन्होंने बताया, उसमें हम लोगों की पड़ोसी सीट गाजियाबाद का भी जिक्र है कि गाजियाबाद में कितने वोटर हैं। और आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि गाजियाबाद की जो साहिबाबाद विधानसभा है, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। तो सवाल ये उठता है कि जब 50 साल से परिसीमन पर रोक लगी है तो उस रोक के द्वारा ही अगर महिला आरक्षण दिया जा सकता था तो उस पे महिला आरक्षण को पे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात खुले मन से जो आज अमित शाह जी लास्ट अपने भाषण में कह रहे थे, ये मुझे लग रहा है कि शुरुआती तौर में कहा जाना चाहिए था कि परिसीमन की व्यवस्था क्यों जरूरी है, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए और उससे देश को कैसे फायदा होना चाहिए। जो दूसरी बातें हो रही हैं कि उसमें 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी, 20%, ऐसे ये सब नहीं होता। एक संवैधानिक प्रक्रिया। प्रताप सिंह जी, जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या बढ़ने पर परिसीमन का प्रावधान है। अभी तक परिसीमन को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ, सही बात है, लेकिन परिसीमन का प्रावधान है, इसका इतनी तेजी से विरोध क्यों हो रहा है? परिसीमन का विरोध नहीं हो रहा है, समझने वाली बात है। परिसीमन का मैंने क्या कहा, परिसीमन का तो इतना बड़ा प्रावधान है कि लोकतंत्र की उत्पत्ति परिसीमन से होती है। अगर परिसीमन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा यही होती है कि जनता, उसके चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने की जो अधिकार दिए गए हैं वो परिसीमन आयोग को दिए गए हैं। और ये संविधान के मूल में, मैंने क्या कहा कि परिसीमन आयोग देश का एक ऐसा आयोग है जिसकी रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि इस तरीके से इसको डिले न किया जाए। जिस चीज को आप कोर्ट में जाकर डिले नहीं कर सकते हैं, उस परिसीमन को देश ने 50 साल से रोक रखा है और इस पे सबने चुप्पी साधी हुई है। तो जब इस चीज पे 50 सालों से रोक लगी है तो इसको लागू करने के लिए, और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये बिल इस समय क्यों आ रहा है। कारण क्या है कि जो परिसीमन पर लगी रोक है उसकी समय सीमा अप्रैल में खत्म हो रही है। तो या तो ये बिल अपने आप लागू हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान में है, इसको आप टाल सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। आज ये बिल पास नहीं हुआ है, इसका इम्पैक्ट आप ये समझिए कि परिसीमन बिल अपने आप लागू हो गया। अब आपको 26 में कंपलसरी परिसीमन कराना है। इसीलिए बिल लाया गया था कि अगर उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा तो अमेंडमेंट के साथ वो बिल आएगा। अब जो परिसीमन आएगा, जो 2026 में होना है, 2026 के बाद होना है, वो जनसंख्या के आधार पर है। जो जनगणना होगी, जो जनगणना के आंकड़े आएंगे, उस आधार पर परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। और उसमें जो देखिए 2-3 बातों को जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, परिसीमन केवल लोकसभा में नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, सारे प्रदेश की विधानसभाओं में होगा। तो सारे प्रदेश की विधानसभाओं में उसकी समय सीमा कैसे तय की जाएगी, उसकी संख्या कैसे की जाएगी। यहाँ तो उत्तर दक्षिण की लड़ाई में आप सीटों को 50-50% बढ़ा रहे हैं, विधानसभाओं में वो लड़ाई नहीं है, तो उसमें सीटें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और एक उसमें और महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि राज्य बन जाएगा। किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा विधानसभा सीटें नहीं हो सकती। और अगर हम परिसीमन की पुरानी व्यवस्था के अनुसार आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बन जाएंगे, बिहार में 2 राज्य बन जाएंगे, महाराष्ट्र में 2 राज्य बन जाएंगे। तो ये अगर व्यवस्था है तो इसको आप पूरी तरह से डिफाइन करिए ना। आप सिर्फ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण तो अपने आप लागू हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि महिला जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी हम सुन रहे थे, परिसीमन की बात करें तो परिसीमन की बात को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर, नारी विधेयक बिल को लेकर लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि कांग्रेस लगातार उत्तर दक्षिण की राजनीति कर रही है। परिसीमन की बात करें तो दक्षिण की राजनीति में कितना असर इसका देखने को मिलेगा और कांग्रेस किस तरह से भ्रम फैला रही है इसको लेकर?
ये मुझसे सवाल था। जी। नहीं, पूरा मैंने क्या कहा कि ये पूरा भ्रम ही फैलाया जा रहा है। उत्तर दक्षिण की लड़ाई दिखा करके 50 साल से परिसीमन पर रोक लगाई गई है और परिसीमन पर चर्चा नहीं हो रही है। और जब परिसीमन लागू होना है तो उसको इतने कम समय में नहीं लागू किया जा सकता। मैंने क्या कहा, जो चीज 50 सालों से की है, अगर वर्तमान परिसीमन की जो व्यवस्था हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा कि इस देश के साथ कितना बड़ा लोकतांत्रिक अन्याय हुआ ये समझने की बात है। आज भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर हैं। उस समय की जनगणना में देश की आबादी केवल 54 करोड़ थी। आज देश की आबादी 145 करोड़ है। 90 करोड़ लोगों को तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और अगर मिलने की बात आ रही है तो उस पर स्वच्छ चर्चा होनी चाहिए ना, पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर पुराने आंकड़ों का आज उठा करके देखेंगे तो देश में 1450 लोकसभा होनी चाहिए, क्योंकि पुराने आंकड़ों के अनुसार 10 लाख पे एक की संख्या पर एक सांसद होते थे। आज देश की जो अनुमानित जनसंख्या है 145 करोड़ है। तो अगर हम किसी चीज को करना चाह रहे हैं तो उसको एकदम साफ सुथरे मन से करना चाहिए। आज आप एक बात बताइए कि पूरे देश की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे सकता है कि आखिर परिसीमन पर 50 साल से रोक क्यों लगाई गई थी? उसका आधार आप बता दीजिए। देश के जो जनसंख्या है, जो देश की जनता है, उसको उनके नेतृत्व से वंचित क्यों किया गया? किसने कहा था कि आप 543 ही लोग रहेंगे? जब संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि परिसीमन हर 10 साल बाद होगा, हर 10 साल बाद जनगणना होगी, हर 10 साल के बाद परिसीमन होगा, तो उसको रोक लगाने की जरूरत क्या पड़ी? और अगर रोक लगाई गई तो आप बताइए आज पूरे देश को हर पार्टी बताए कि 2021 में जनगणना होनी थी रुद्र प्रताप सिंह जी, लेकिन आपको भी पता होगा कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। नहीं, वो तो देखिए, हम 21 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 71 के। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई है। 278 सदस्यों ने पक्ष में यहां पर मतदान किया है, 211 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया है। कुल मिलाकर 489 सदस्यों ने मतदान किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक के आंकड़ों में 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई है। 278 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया है और 211 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया है। ये भी जानकारी देते चले कि कुल 489 सदस्यों ने यहाँ पर मतदान किया है। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 2/3 बहुमत नहीं बने हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन, 3 बिल जिनको लेकर दिन भर चर्चा चली और उसके बाद कुछ ही देर पहले वोटिंग हुई। कुल वोटिंग अगर बात की जाए तो 489 रही और ये बताया जा रहा है कि 278 वोट जो हुए हैं वो पक्ष में हुए हैं और 211 सदस्यों ने जो वोट किया है वो विरोध में किया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल। बड़ी जानकारी, महिला आरक्षण बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिला। लोकसभा में गिरा है महिला आरक्षण बिल और ये जानकारी आप तक पहुंचा रही, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर वोटिंग हुई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है। महिला आरक्षण बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिला है। तो जिस तरह से 3 विधेयकों पर चर्चा लोकसभा में हुआ और ये भी बताते आपको चलिए कि महिला आरक्षण बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिला है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको 2/3 बहुमत ना मिलने की वजह से महिला आरक्षण बिल गिरा लोकसभा में। महिला आरक्षण बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिला। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा। महिला आरक्षण बिल को लेकर दिन भर चर्चा चली, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से ये पहले ही कह दिया गया था कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे। वो अपने अपने तर्क दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल की महत्वता बताया, ये बिल क्यों महत्वपूर्ण है, महिलाओं का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इससे क्या बदलाव होंगे। बावजूद इसके लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत के साथ गिरा। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दी। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान में 3 संशोधन बिल संसदन में गिर चुका है। इन बिलों के पक्ष में 278 और विपक्ष में 211 वोट पड़े हैं। लोकसभा में 489 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो कि नहीं मिली।
बताते हैं आपको, चले ये बड़ी जानकारी, 489 का 2/3 326 होता है और इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास नहीं हो पाया है। 11 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटा स्पीच दी थी और कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही है कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। तो गृह मंत्री अमित शाह जब अपनी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बार बार विरोध कर रहा है, महिलाओं को आगे आने देना नहीं चाहता है और इसी के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तो महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर दिन भर चर्चा चली है, वोटिंग भी हुई है और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सुबह से ही सामने आ रही थी। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करवा देते हैं आपका। रुद्र प्रताप सिंह थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, जो कि परिसीमन एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेटवर्क 10 में। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, आपकी बात कर ले, सपा की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, इस बिल को लेकर बार बार विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जनगणना और परिसीमन के बीच महिलाओं का अधिकार दब गया। देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा एक बात रखी गई है कि जो देश की महिलाएं हैं, उसमें पिछड़ी जात से आने वाली महिलाएं, दलित समाज से आने वाली महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाली महिलाएं, आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं के विषय में इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। आप एक देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य कई राज्य हो, वहां पर निकाय हो या पंचायत के चुनाव होते हो, वहां पर आपने देखा होगा महिला आरक्षित सीटें रहती हैं। महिला ओबीसी, एससी महिला, एसटी महिला। और तो इस विषय में क्या कोई प्रावधान बता ही नहीं रहे थे। कल से लगातार चर्चा पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसने कभी भी इसे स्वच्छ मन से लाने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के विषय में बताइए, तो उस विषय पर भी मौन धारण करिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी से सारी सीट अल्पसंख्यक समाज को दे दीजिए। ये क्या यह समतामूलक समाज की बात करते हैं? ये क्या करते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। कई राज्य, इस समय बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने थे, ये जल्दबाजी में लाए। और रही बात, जब हमने कल एक बात और कही कि जाति जनगणना करा लीजिए, उसमें वास्तविक स्थिति ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं की आ जाएगी और मतलब अनुसूचित जाति से आने वाली महिलाओं की वास्तविक स्थिति आ जाएगी और अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिलाओं की और अल्पसंख्यक समाज से आने वाली महिलाओं की वास्तविक स्थिति आ जाएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जातिगत जनगणना कराए बगैर ही इस बिल को लाया गया और कहीं ना कहीं आज इनकी ये हार हुई है लोकसभा में। अतुल यादव जी, आप अल्पसंख्यक की बात कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब जवाब दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। एक तरफ विपक्ष बार बार संविधान की बात करता है और संविधान में जो है उसका जिक्र ही नहीं कर रहा है। मैं आपका बात का जवाब देता हूं। जब ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान लाया गया था, क्या वो प्रावधान था? नहीं था ना। तो जब अल्पसंख्यक समाज के विषय में ये उनकी अगर उत्थान की बात करना चाहेंगे तो क्यों नहीं प्रावधान बनाए जा सकते? तो हमारे देश में, हमारा देश का कानून बहुत लचीला है। हम अपने हिसाब से, परिस्थिति काल के हिसाब से चल सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो है, वो धर्म की कट्टरपंथी सरकार चलाती है, उसे तो किसी अन्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है कि उसे सिर्फ अपना लाभ देखना होता है, उसे समाज का लाभ देखना नहीं होता है। अगर समाज का लाभ देखना होता तो ये बिल पास होता, क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया हुआ वो था। इन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी।
क्या जातिगत जनगणना कराई? नहीं कराई ना, तो ये बिल लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? यही बात हमारे माइंड लौटूंगी अतुल जी। फिलहाल हमारे साथ नीता वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है, उनका रुख करूंगी। नीता जी, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही थी और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध करती आ रही थी और आखिरकार ये बिल जो है वो सदन में पास नहीं हो सका है, और इस बिल की अगर हम बात करें तो विपक्ष की ओर से इस बिल को लेकर, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि उत्तर दक्षिण की राजनीति की जा रही थी, लगातार भ्रम फैलाए जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे आप? के संबंधित ये बिल था, महिलाओं को आगे लाने के लिए बिल था, महिलाओं की भागीदारी का बिल था, उनके सशक्तिकरण का बिल था, बहुत कुछ इससे रिलेटेड है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका जो कहते हैं ना, जो आप बोलते हो वही काटते हो। आज इन्होंने बोया है, काटेंगे, उसका परिणाम ये लोग देखते जाएंगे कैसे आएगा। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सभी देखेंगे, आने वाले इलेक्शंस में देखेंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, उसकी जरूरत नहीं, मैंने खुद आगे आके इनको समझाएंगी। क्वेश्चन ये है कि आरक्षण 33% मिले या न मिले, उससे पहले उनको उसमें भी आरक्षण चाहिए। पहले तो आपको उतना तो आने दीजिए, उतने के लिए प्रयास करें, फिर आगे के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जातिगत जनगणना के साथ, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, अमित शाह जी ने बोला था कि जो जनगणना हो रही है वो जातिगत जनगणना ही है, उसमें जातिगत जनगणना को ऐड किया गया है। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं सुनना। 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा, देखा आपने? 16 का क्या मतलब है? तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वोटिंग हुई और महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। नीता जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल भी नहीं है, फिर ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये क्या रणनीति है? सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। तो लोकतंत्र और अखंडता का जिक्र करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। नीता वाजपेयी जी आपने सुना, राहुल गांधी को भी आपने सुना, प्रियंका गांधी को भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि हमारा विरोधी माइंडसेट नहीं है। मणिपुर हो गया, उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, उसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा। थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी, और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला एक तरीके से खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। तो नीता जी, अखिलेश यादव जी को आप सुन रही थी, जिस तरह से सदन में महिला आरक्षण बिल पास करने को लेकर जो विधेयक चर्चा सुबह से दिन भर से चली आ रही थी, आखिरकार ये बिल पास नहीं हो सका और लगातार इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी, अब अखिलेश यादव का भी इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया सामने आया। अपनी बात पूरी कीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रतिनिधित्व ये देंगे कैसे? अब आगे ये प्रतिनिधित्व देंगे कैसे? जैसे उन्होंने मणिपुर की बात की, अगर हम मणिपुर की महिलाओं को आगे ले आते तो बेटर वो अपना मणिपुर की कंडीशन देती, उनके लिए फाइट करती, उनके लिए अपना हक दिलवाती। लेकिन आपने ये चीज भी मणिपुर से छीन लिया। आप कह तो रहे हो मणिपुर के फेवर में हो, लेकिन मणिपुर की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाह रहे हो आप कि वो आती तो अपना हक मांगती। ठीक है, नीति शर्मा जी, महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर दिन भर चर्चा चली, जिसको लेकर पक्ष ने भी ये कह दिया था कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो विपक्ष जिम्मेदार होगा, आपकी प्रतिक्रिया?
मेरे से प्रश्न है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को, मेरे पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक महिला मतदाता होने के नाते ये मेरे लिए आज बहुत दुखद पूर्ण क्षण है कि आज 70 वर्ष के बाद भी इस सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र में, जहाँ नारी को यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, एकमात्र देश है जिसको मातृभूमि की संज्ञा दी गई है। एकमात्र नारा है जो हम अपने सदन, अपने घर में या अपने जन्म से लेते हैं कि भारत माता की जय। आज भारत की उन्हीं माताओं की, उन्हीं बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ये बहुत दुखद पूर्ण क्षण है। आज हमारी देश की बेटियां, माताएं खेलकूद के मैदान से लेके साइंटिफिक फील्ड में, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, कहाँ नहीं तो अपना परचम लहरा रही है और उसके साथ साथ घर का भी पोषण कर रही है। जो अष्टभुजाएं दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ा होगा